हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में और साथ साथ मैं बता देती हूँ आपको इन शॉर्ट में कि क्या क्या आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। डेफिनेशन पहली बात, सेकेंडली हम इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सोशल फॉरेस्ट्री से लेके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट तक देखना पड़ेगा और इस पूरे वीडियो के ड्यूरिंग आपको कोई भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर तो फिर आप कर ही देंगे। तो चलिए ज्यादा बहस ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री कोई नया वर्ड नहीं है। सोशल फॉरेस्ट्री का ही एक पार्ट है, या आप कह सकते हो फॉरेस्ट्री की ही एक क्लास है। ठीक है, वो कैसे? तो वैसे तो फॉरेस्ट्री के काफी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर जहां हम उद्देश्यों की बात करते हैं कि फॉरेस्ट्री के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उस तरीके से फॉरेस्ट्री को कैटेगराइज किया जाता है मेन 3 पार्ट्स में। ओके, तो मैं ब्रीफली नहीं समझा रही, बस नेम बता रही। ओके, तो फर्स्ट है आपका प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की जाएगी। तो इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री का, वो होता है कि हमारे लैंड्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर सप्लाईज हैं, प्लस नेचुरल डिजास्टर को कम करना, और जितने भी फ्लड या फिर अर्थक्वेक या सॉइल इरोजन ये सारी चीजें होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको कम करना। ऑल ओवर अगर बात करें तो इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ हमें सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है हमारी फॉरेस्ट को। ओके, देन सेकेंड नंबर पे आता है आपका कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री से मतलब है आपका कि इस फॉरेस्ट्री का जो मेन एम होता है वो ये होता है, और ये फॉरेस्ट्री इसीलिए की जाती है, इस उद्देश्य के साथ की जाती है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिले, या टिम्बर हो, फ्यूल हो, या फिर कोई अदर चीज हो, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, तो उससे हमें अच्छा खासा आउटकम मिले और उसको हम क्या कर सके, बिजनेस एंटरप्राइजेस के रूप में यूज कर सके। ओके, जिससे कि क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी रेट जो है वो बढ़ेगी। तो यही पर्पज है आपका कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री में। ठीक है, अब उसके थर्ड जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है आपका, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री अगर हिंदी में मैं बोलूं तो सामाजिक वानिकी जिसको बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं हिंदी में बता दूं आपको कि ये इस टाइप की फॉरेस्ट्री है, ऐसी वानिकी है जिसमें लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही चलाए जाने वाला कार्यक्रम या फिर फॉरेस्ट्री वानिकी, उसी को हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद फिर एक्सप्लेन पे जाएंगे। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन लैंड्स आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, विच मीन्स कि फॉरेस्ट्री की एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पे जो खाली एरिया है, या मतलब जो कि हमारा रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है, उसके अलावा जो हमारा अदर फॉरेस्ट एरिया है जो कि कोई यूज में नहीं आ रहा है, वहां पे कोई प्लांटेशन नहीं है, तो हमें उसको यूज करके जिससे कि क्या हो, फॉरेस्ट तो मेंटेन होना ही होना है, इकोलॉजिकल बैलेंस होना है, साथ ही साथ उससे हम लोग अपना बेनिफिट भी ले पाए, जो भी हमारी नीड्स हैं वो पूरी कर पाए। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण और अर्बन मीन्स होता है शहरी। तो दोनों हम लोग क्या है, अर्बन वाले भी और रूरल वाले भी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट या फिर आप कहें इनडायरेक्टली प्लांट्स में डिपेंड है, फॉरेस्ट में ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन है, social forestry is the management and protection of forest and afforestation of barren and deforested lands with the purpose of helping environmental, social and rural development। देखिए इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है मैनेजमेंट और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन है। यानी कि हमें इस तरीके से मैनेज करना है फॉरेस्ट एरिया को कि उसका प्रोटेक्शन तो हो ही हो, यानी कि वो सुरक्षित भी रहे एज वेल एज हमें इन्वायरमेंटली भी बेनिफिट दे और सोशली भी, प्लस रूरल डेवलपमेंट यानी कि हमारे गांव ग्रामीण एरिया जो है, ग्रामीण एरिया का जो विकास भी हो सके साथ साथ। ठीक है, इस पर्पज से भी हमें
सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो आपको इन दोनों डेफिनेशन में जो भी अच्छी लगती है तो आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, और जो सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट था या फिर टर्म था, ये फर्स्ट पहली बार जो यूज हुआ था वो हुआ था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976 में। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये तो हुई आपकी फॉरेस्ट्री की बात, सोशल फॉरेस्ट्री की बात। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए, सपोज दैट हमारे घर के बाहर, घर से बाहर यानी कि थोड़ी सी दूर में एक एरिया है जो कि खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे भी तो खाली पड़ा ही पड़ा है, कुछ तो हो नहीं रहा है उसमें, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है, प्लांटेशन लाइक आप ऐसे कर लो जिससे आपको बेनिफिट मिले, ऐसे प्लांट लगा दो। सपोज दैट हमने यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ लगा दिए। ठीक है, जैसे जैसे ग्रो होंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमें फ्रूट्स लगेंगे तो हमें फ्रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती रहेगी। अब जहां कुछ नहीं मिल रहा था, कम से कम उसमें कुछ आम खाने को तो मिल रहे हैं हमें। ठीक है ना, तो यही सोशल फॉरेस्ट्री के हिसाब से कही जाती है। ओके, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, क्या किस उद्देश्य से हम ये सोशल फॉरेस्ट्री अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्ट है इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया एंड रिस्टोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जिस इससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है, लैंड कवर जो है वो बढ़ेगा और इकोलॉजिकल बैलेंस यानी इकोसिस्टम हमारा बैलेंस हुए रहेगा। ओके, और नेक्स्ट है टू मीट द नीड्स फॉर फ्यूल, वुड, स्मॉल टिम्बर, बैम्बू, फॉडर एंड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑन सस्टेन्ड बेस। देखिए, सस्टेन्ड मीन्स होता है आपका निरंतर, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक तो मेजर होता है, और मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आप कह सकते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है और जो हमें ज्यादा लेना पड़ता है। जैसे कि आप देखो, टिम्बर की जो हमें नीड है वो बहुत है, फ्यूल वुड की भी हमें बहुत नीड है, तो ये तो मेजर हो गए। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, मेडिसिन जिसको आप कह सकते हो, और हमें हनी भी मिलता है, और लीव्स और कुछ प्लांट्स के या फिर कुछ ट्रीज के बार्क ऐसी होती है जिससे काफी औषधियां बनती हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर। इसके अलावा हमें फ्यूल वुड, स्मॉल टिम्बर, बैम्बू जो कि बहुत इसेंशियल है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं वो चीज बनाने के लिए बैम्बू का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है, और जिससे कि क्या होता है, बैम्बू इजिली ट्रांसपोर्टेबल भी है, और इसके जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो ज्यादा भारी होते नहीं है, ताकि उससे काम करते वक्त हमें ज्यादा एनर्जी का यूज ना करना पड़े। ठीक है, और साथ में हमें फॉडर मिलता है। फॉडर मीन्स होता है आपका चारा, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्यूल मिलता है जो कि हमने यहाँ बात कर ली है, और ये निरंतर मिलता रहे। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है सोशल फॉरेस्ट्री का। नेक्स्ट है टू रिलीज काउ डंग एज मैन्योर फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। ठीक है, जो हमारे गोबर है, जो कैटल्स के गोबर खाद जो है उसको हम एज अ खाद यूज करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि खेतों में हम इनको जितना डालेंगे उससे क्या होगा, पॉल्यूशन तो नहीं होगा बिल्कुल भी, और क्या होगा, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी, है ना, वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उससे हमें अच्छा आउटकम मिलेगा, अच्छी फसल हमारे पास होगी, है ना। जितना हम उसमें मैन्योर, जितना हम उसकी केयर करेंगे उतना अच्छा हमें आउटकम मिलना है, उतना अच्छा रिजल्ट मिलना है हमें। ठीक है, तो ये चीज भी करनी है हमें कि जो कैटल्स के लिए काउ डंग है वो हमें एग्रीकल्चर लैंड में डाल देने हैं। ओके, और क्या है, इंश्योर बेटर लैंड यूज, चेकिंग सॉइल इरोजन, एनिमल हस्बेंड्री एक्स्ट्रा। यानी कि इससे क्या है, हम लोग बेटर लैंड का यूज कर सकते हैं। जो लैंड काफी टाइम से बंजर पड़ी हुई है, हम उसमें प्लांट्स लगा के सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सॉइल इरोजन और प्लांट्स का क्या कनेक्शन, या ट्रीज लगा के क्या कनेक्शन है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज दैट ये देखिए, दो लैंड लेते हैं, लैंड मीन्स क्या, आप दो खेत भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ट्री, कोई प्लांट नहीं, और एक यहाँ पे क्या है, बहुत सारा प्लांटेशन है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, सपोज दैट बारिश तो आनी ही आनी है, बारिश तो आएगी ही आएगी, तो देखिए इनके जो ये प्लांट है, प्लांट्स के रूट्स कहाँ रहेंगे, फैलते हैं। जितना बड़ा प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसके रूट्स भी क्या होते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू ऐसे फैलते रहते हैं। ठीक है, और वैसे ही नेक्स्ट प्लांट जो होगा उसकी रूट हेयर स्प्रेड हुई रहेंगी। ठीक है, अब देखिए
एक प्लांट की रूट कहाँ कहाँ तक गई हुई है। देखो इतना पूरा एरिया उसने कवर किया है, तो इतनी सारी मिट्टी उसने क्या कर रखी है, अपने आप में जकड़ रखी है, स्टोर कर रखी है, अपने पास जकड़ रखी है। ठीक है, और सेम ऐसी दूसरा एरिया। ठीक है, तो अगर इतने सारे पेड़ हैं जगह जगह पे, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया तो कवर हो ही जाना है। तो जिससे कि क्या होगा, बारिश आएगी, और बारिश आने से क्या होगा, अगर लैंड खाली होगी, जैसे सपोज दैट ये लैंड खाली है, तो यहाँ पे बारिश आएगी, तो इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, तो ये अपने साथ ही हैवी रेन आएगी तो अपने साथ बहा के पूरी मिट्टी को ले जा लेगी, और जिससे कि क्या होगा, जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है वो तो खिसक के नीचे चली जाएगी, है ना। इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं, कि क्या होता है, टॉप मोस्ट लॉस ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज सॉइल इरोजन, है ना, मृदा अपरदन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे तो आपका सॉइल इरोजन होना ही होना है। ठीक है, अगर हम प्लांटेशन लगा देते हैं, प्लांट लगा देते हैं, तो प्लांट के रूट्स सॉइल को जकड़े रहेंगे, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल खिसकेगी ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लैंड का यूज भी कर सकते हैं और सॉइल इरोजन भी कम कर सकते हैं। साथ साथ हमें एनिमल हस्बेंड्री मीन्स कि हमारे कैटल्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंड है, फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड है, क्योंकि ग्रीन श्रब्स या हर्ब्स की बात कर रहे हैं या फिर फॉडर की बात करें, तो ये सब कहाँ से मिलना है, ये तो सारा कहाँ से मिलना है, फॉरेस्ट से ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है सोशल फॉरेस्ट्री, यानी जितने भी आप प्लांट लगाओगे, आपके लिए प्लांट लगाना हार्मफुल तो होगा ही नहीं कहीं से, बस जितना भी है हमें यूजफुल है हमारे लिए फॉरेस्ट ग्रो करना और प्लांट्स लगाना। ठीक है, जितने हम प्लांट्स लगाएंगे उतना हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाएंगे। जितना भी मोटर व्हीकल से हमारा पॉल्यूशन होता है, देखो पॉल्यूशन कैसे होता है, देखिए प्लांट्स कैसे रोकेंगे इसको। अब देखिए बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप सभी को पता है प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। ठीक है, और देते क्या है हमें, O2। अब O2 लेने वाले बहुत हो और CO2 लेने वाले कम हो, तो क्या हुआ, CO2 की कंसंट्रेशन अपने आप ही एटमॉस्फेयर में बढ़नी है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़नी है तो गर्मी बढ़नी है, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है मतलब, तो इससे क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, है ना। किसको इफेक्ट होगा, ह्यूमंस को ही इफेक्ट होना है, नेचर को ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो प्लांट्स जो है ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, प्योरीफाई एयर मिलेगी, और CO2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट है टू यूटिलाइज अवेलेबल लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही प्लांट को सारी लोकेलिटी में लगाएं, क्योंकि हर एक लोकेलिटी की अपनी एक सॉइल प्रोफाइल होती है, सॉइल फर्टिलिटी होती है, और वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो भी डिपेंड करता है इस चीज में कि वो जो प्लांट आप लगाने जा रहे हैं कि वो हाँ ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से प्लांटेशन करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी हो सकती है, यानी कि ठंड वाला एरिया है तो वहां पे हमें उस टाइप के प्लांट्स लगाने हैं, और जहां पे पानी है, मॉइस्ट एरिया है, तो हमें मॉइस्चर वाले प्लांट लगाने, जो मॉइस्ट में अच्छा सा ग्रो कर लेते हैं वो प्लांट लगाने या वो ट्रीज लगाने। ठीक है, इस तरीके से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी देख के हमको वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं लैंड को। ओके, नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल। जो ग्रामीण एरियाज के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए क्या हो रहा है आजकल, आपने देखा होगा हिल एरियाज के जो लोग हैं, क्योंकि हिल एरियाज में क्या है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, लोग बेरोजगार रहते हैं, तो बेरोजगारी से तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए लोग गांव छोड़ के शहर को जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि गांव में तो कोई रह नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, माइग्रेटिंग हो रहा है। तो अगर क्यों ना इंसान को अपने घर के बगल में या घर के आसपास या अपने गांव में कहीं रोजगार मिल जाएगा, क्या वो काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली वो काम वहां पे करना चाहेगा, वो अपने जिससे फैमिली के नियरेस्ट भी रह पाए और अपना एम्प्लॉयमेंट भी उसे मिल जाए, है ना। चाहे अब देखिए फॉरेस्ट बाउंड्री आपने लगाई, फॉरेस्ट लगाया है, तो उसके लिए आपको एक टेक केयर करने के लिए भी तो एक इंसान चाहिए होगा ना, तो वहां पे उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, करने के लिए कोई इंसान चाहिए होगा, है ना। तो ऐसे ही रोजगार बढ़ते रहेगा ग्रामीण इलाकों में। ओके, देखिए अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। अभी तो हमने उद्देश्य पढ़े, किस उद्देश्य से हमें सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करना है, बट अब हम पढ़ेंगे जो बेनिफिट्स हमें हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है, उसमें से फर्स्ट है
इंश्योर सप्लाई ऑफ बेसिक नीड ऑफ कम्युनिटी बाय सप्लाइंग ऑफ टिम्बर, फॉडर एंड फ्यूल। ये तो बेसिक सा ही चीज है, यानी कि लकड़ियां या फॉडर की बात कर ले, चारा या ईंधन, इसकी जरूरत हमें कभी ना कभी हमारी लाइफ में हमें पड़ती ही पड़ती है। देखिए लकड़ियों का, जैसे कि जो हिली एरियाज है या फिर आप कह सकते हैं जो रूरल एरियाज है, वहां पे मोस्टली लोग पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पे ही, यानी कि टिम्बर पे, टिम्बर यानी लकड़ी पे, ठीक है, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ यानी कि डेली कुक जो है वो सारा करते हैं लकड़ियों की हेल्प से। तो अगर हमें एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट करना है तो फॉडर तो फिर चाहिए होगा कैटल्स के लिए, और फ्यूल तो आप जानते हैं ईंधन का भी कितना बड़ा रोल है। ये बेनिफिट हमें मिलेंगे और इसको आप कह सकते हो कि डायरेक्ट बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि इसमें ये होगा कि आसपास के लोगों को अच्छे खासे रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे। और नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉपुलराइजेस इकोनॉमिक ट्री फार्मिंग अलोंग विद द क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक ट्री फार्मिंग और क्रॉप फार्मिंग को वो कह रहे हैं कि साथ में करें तो फिर ज्यादा बेटर या ज्यादा अच्छा सोर्स हमें मिल सकता है, आउटकम मिल सकता है ना। जैसे देखिए हमने कोई ऐसे ट्रीज लगा रखे हैं जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशन और प्रोडक्टिविटी, कह सकते हो आप, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है और सेम उसी की जैसे रिलेटिवली एक क्रॉप हम लगा देते हैं उसी के साथ और जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम है। ठीक है, हो गया। तो इससे क्या होगा, ये तो पेड़ है, ये ट्री है और ये प्लांट्स है या क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए वैसे भी पेड़ जो होंगे वो तो दूर दूर होंगे, लाइक मतलब इतने नजदीक तो हो नहीं सकते प्लांट्स। तो ये एक प्लांट इधर है, ट्री इधर है और एक ट्री इधर है। ठीक है, तो इसके बीच का जो एरिया है वो तो खाली रहना है, हमें इसका कोई यूज करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे क्रॉप्स लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, ट्री तो हमारा हो ही रहा है ग्रो, साथ साथ हमारी क्रॉप भी हो जाएगी, है ना। जिससे क्या होगा कि हम इसके केयर करने के साथ साथ हम साथ साथ में ये भी कर लेंगे, जब हमें इसे पानी देना है तो हम इसको भी पानी देंगे क्रॉप में। तो एक्स्ट्रा जो हमारा एफर्ट है वो नहीं लगेगा और हमारा जो जितना भी बचा हुआ लैंड है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा, इस ट्री से भी हमें बेनिफिट मिलेगा और जो एक क्रॉप यहाँ पे इस बीच में लगाई है इस क्रॉप से भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, और साथ साथ क्या होगा कि अगर हमें कोई क्रॉप लैंड है तो यहाँ पे क्रॉप लगाई है तो इसके हमें एक बगल में या फिर आप कह सकते हो चारों ओर पे आपको ट्रीज प्लांट करने हैं। जिससे कि क्या होगा कि देखो क्रॉप जब होती है पकती है, क्रॉप जब पकती है तो क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं उसमें, इससे उसका वेट काफी होता है उस प्लांट का और वो बेयर नहीं कर पाता। अगर हल्का सा उसे एक हवा चली तो वो क्या होते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, जिससे कि आधी फसल हमारी वेस्ट हो जाती है, जमीन में गिर जाती है। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। तो इसीलिए अगर आप उसके साइड में प्लांटेशन कर दें तो वो प्लांट ट्रीज जो होंगे वो हवा का रुख बदल देंगे और इससे जो हमारी जो आने वाली क्रॉप है, जो बगल की क्रॉप है, वो क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, है ना। तो यही देखिए, प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर क्रॉप अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड। आने वाले वीडियोस में मैं शेल्टर बेल्स के बारे में बताऊंगी, विंड ब्रेक्स के बारे में बताऊंगी, तब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेकिंग सॉइल इरोजन, कंजर्व सॉइल एंड वाटर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो देखिए सॉइल इरोजन को मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सॉइल इरोजन को कम करना। ठीक है, तो जहां पे हमारा बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के, यानी कि मिट्टी खिसकने के। तो वहां पे भी हमें प्लांटेशन करना है, इसीलिए हम सॉइल को इस तरीके से बचा सकते हैं और पानी हम बचा सकते हैं। अगर सॉइल, वाटर, प्लांट्स, ये सारी चीजें अच्छे से चल रही होंगी तो इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे वो कम होते रहेंगे। नेक्स्ट, चेकिंग माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल। देखो जो लोगों का, ग्रामीण लोगों का पलायन है शहर की तरफ, वो कम होने लगेगा। मेंटेन डेलिकेट बैलेंस बिटवीन मैन मैच्योर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए एक एरोगेंट नेचर जो है वो चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज प्लस मैन के बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। मतलब कि देखिए एक एरिया है, किसी इंसान ने वहां पे प्लांट लगा रखे हैं, ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है कि वो इस माइंडसेट के साथ चल रहा है कि मैंने ये पेड़ लगाए हैं तो मैं इसको कभी भी काट सकता हूँ और मैं इसको सारे भी काट सकता हूँ, मैंने लगाया है तो मैं इसको काट भी सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वो क्या करने में आएगा, अगर काटते लगेगा ऐसे ही, जितने पेड़ उसने लगाए, भले ही उसने ही लगाए हैं या किसी ने भी लगाए हैं, तो वो काटने लगेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो तो डिसबैलेंस होने लगेगा।
है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप तो है नहीं कि पेड़ बिना काटे ही हमारी नीड्स पूरी हो, क्योंकि हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग हमें पेड़ भी काटने पड़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपकी नीड एक पेड़ की है, आपने एक पेड़ काट दिया, कोई बात नहीं, तो आप कोई अदर लैंड में जाके या कोई दूसरी जगह में जाके मोर प्लांटेशन कर सकते हो, यानी कि 3-4 पेड़ लगा दें और उसकी टेक केयर करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी होता है मींस कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स। बायो मींस प्लांट एंड एनिमल्स, लिविंग बींग्स कह सकते हैं जिसको। तो देखिए अगर एक एरिया है यहाँ पे और यहाँ पे हमने कुछ प्लांटेशन लगाना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे हमने प्लांटेशन कर दिया सपोज दैट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटरिंग करेंगे एंड अब पानी डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पानी यहीं पे जाएगा, यानी कि इधर उधर तो जाएगा ही जाएगा, और बाकी की जो आसपास की एरिया है वो भी थोड़ी मॉइस्चर होगी। अब जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा तो छोटे छोटे श्रब्स होंगे, हर्ब्स होंगे और प्लांट्स ऐसे छोटे छोटे से उगने लगेंगे, है ना। थोड़ा सा मॉइस्चर मिला तो उग जाएंगे। जैसे कि क्या होता है, हमने कोई फसल बोई है, फसल बोते हैं हम पूरे प्रॉपर तरीके से, हम फील्ड हमने पहले खोदा, फिर उसके बाद हमने खाद दिया, पानी दिया, ठीक है, ऐसे ही प्लांटेशन किया। तो जैसे जब होता है ना तो क्या होता है, पूरी मिट्टी, ऐसा तो है नहीं जहां जहां हमें पेड़ लगाने तो वहां खोदते हैं, वहीं पे खाद डालते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना, पूरा खेती हमें करना पड़ता है। तो देखिए जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके साथ साथ भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हमें दिखने लगते हैं, है ना, जिसको हम वीड कहते हैं। तो वही चीज फॉरेस्ट में भी है। प्लांटेशन में हम लोग अगर पानी कर देंगे, प्रॉपर खाद देंगे, तो और भी जो प्लांटेशन है और भी प्लांट है और ये सारे ग्रो करने स्टार्ट कर जाएंगे, है ना। देखिए अब धीरे 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 क्या होने लगे, श्रब्स भी ग्रो कर रहे हैं, हर्ब्स भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए एक पूरा सा एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनिमल्स आना भी स्टार्ट होंगे, एनिमल्स को भी का भी एक अच्छा खासा शेल्टर बन जाएगा, हैबिटेट बन जाएगा वहां पे, है ना। तो इससे क्या होगा, अलग अलग तरीके की प्रजातियां होंगी, ठीक है। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं और ये सारे इंक्रीज होंगे। ओके, रिमूवल ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स। अगर जितने प्लांटेशन लगाएंगे उतना ज्यादा हमें कार्बन रिमूव होता रहेगा हमारे एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन हमें मिलती रहेंगी। और नॉइज, अर्बन एरियाज में नॉइज पॉल्यूशन बहुत होता है, तो वहां पे अगर कहीं पे ऐसी जगह मिल जाती है या कहीं पे ऐसी जगह खाली पड़ी रहती है तो वहां पे प्लांटेशन किया जाता है, जिससे कि हम नॉइज पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है, फ्रेश एयर हमें मिलती है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण तो होना ही होना है, और क्या होगा साथ में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर है, वो तापमान वो आपका कम होते रहेगा। देखिए जितना तापमान ज्यादा रहेगा उतना हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, उतनी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। लाइक CO2 की कार्बन, देखिए आप पिछला जो डेटा है उसमें उठा के देख लीजिएगा, उसमें 0.03% कार्बन की कंसंट्रेशन थी, बट अब हो चुकी है 0.04%। ठीक है, आप सोच रहे हो 0.1 ही पॉइंट तो बढ़ा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है, बट इससे काफी फर्क पड़ता है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन 1 पॉइंट भी बढ़ जाए ना, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना, वो इतना सडन इंक्रीज होता है। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पूरा हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउसेस गैसेस जो आपने पढ़ी होंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, बाढ़ आने के बाद यही सब होना है, कहीं पे सॉइल इरोजन होना है, कहीं आसपास का एरिया इफेक्ट होना ही होना है। तो ये सारी चीजें होंगी अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करें, तो हमें काफी बेनिफिट्स भी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। और ये वीडियो आपके लिए कोई भी पॉइंट में हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।